नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, करके जानेंगे दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, सीमा पर भारत चीन ने फौजी जमाव को बढ़ाना शुरू कर दिया है। लद्दाख में सड़क निर्माण रोकना चाहता है ड्रैगन। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, 22 मई को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, आपको बता दें कि हमने बताया था कि 22 मई को किस तरीके से WHO में वीटो पावर मिलने जा रहा है भारत को, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर, फैजल सिद्दीकी का टिकटॉक आखिरकार हुआ बैन। एसिड अटैक का किया था महिमा मंडन। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच नेपाल ने लिपुलेख और काला पानी को अपना हिस्सा बताया, कहा हर कीमत पर लेकर रहेंगे। जी हाँ, एक बार फिर से नेपाली प्रधानमंत्री के साथ साथ वहाँ की एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, जिसे भारत में भी लोग काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर हैं, वहाँ उन्होंने भी नेपाल का समर्थन किया। न केवल नेपाल बल्कि चीन का समर्थन, चीनी भाषा की शब्द प्रयोग किया, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में फिर से शुरू की भारी गोलीबारी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि करके राज्य दर राज्य आंकड़े जाने के, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में नमाज को लेकर बड़ी खबर निकल के आई। मस्जिद खोलने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, उसके बाद बड़ा आदेश आया है, सब कुछ जाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1 लाख को पार। जी हाँ, अब तक 1,07,765 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3300 को पार कर गई है। अगर हम आज बात करें तो 1200 मामले लगभग सामने आए हैं। दिल्ली में 534 मामले सामने आए आज, राजस्थान में 1107 मामले सामने, मध्य प्रदेश में भी 78 आए हैं, आंध्र प्रदेश में 3, तो बिहार में आज 80 मामले सामने आए, कर्नाटका में 63 मामले सामने आए, उड़ीसा में 74 मामले सामने आए, उत्तराखंड में 9, तो हरियाणा में भी 6 मामले सामने आए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, भारत पर सीमा पर भारत चीन ने फौजी जमाव बढ़ाया, लद्दाख में सड़क निर्माण रोकना चाहता है ड्रैगन। जी हाँ, पिछले दिनों लद्दाख और उत्तरी सिक्किम में भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने के बाद सीमा पर तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की ओर से सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। यह जानकारी मंगलवार को उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से मिली है। दरअसल पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना द्वारा अपनी ताकत मजबूत करने के लिए सड़क बनाए जाने के चलते ही चीन बौखलाया हुआ है और अब चीन पूरी तरीके से उस पर नाराजगी जताई है। चीन इस फिराक में है कि भारत इस सड़क को ना बनाए, इसलिए उसके सैनिक 5 मई को भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। तब भारतीय सेना ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया था। इस दौरान हाथापाई भी हुई थी। अपनी इसी साजिश के चलते ही चीन के हेलीकॉप्टर भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे। तो चीन इन हरकतों के बाद भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ानी शुरू कर दी है और इससे चीन परेशान हो उठा है। आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों द्वारा पेंगोस तो झील के उत्तर में सड़क बनाने के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे चीन के सैनिकों ने लद्दाख के गालवा घाटी के पास अपने टेंट लगा दिए हैं। सैन्य सूत्रों के अनुसार चीन ने डैमचौक, चुमार और दौलत बेग ओल्डी जैसे इलाकों के पास अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। तो इस तरीके से अब चीन लगातार ड्रैगन की घटिया चाल अब शुरू हो चुकी है। हालांकि भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि 22 मई को WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना से लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हर्षवर्धन अपना कार्यभार 22 मई को संभाल सकते हैं। वो जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकाटनी की जगह बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे। भारत को WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगाई गई। 194 देशों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। WHO के दक्षिणी पूर्वी एशिया समूह ने पिछले साल सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि भारत को 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना जाएगा। WHO के अधिकारियों ने कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन का चयन 22 मई को कार्यकारी बोर्ड की बैठक में किया जाएगा। क्षेत्रीय समूह के बीच अध्यक्ष का पद 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर दिया जाता है। पिछले साल तय किया गया था कि शुक्रवार 22 मई से शुरू होने वाले पहले वर्ष के लिए भारत का उम्मीदवार कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष होगा। तो ये अपने आप में WHO में इस तरीके का पद मिलना भारत के लिए काफ़ी बड़ी बात है और अब इसे हम वीटो पावर कह सकते हैं WHO में। तो कहीं ना कहीं अब चीन पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि फैजल सिद्दीकी का आखिरकार टिकटॉक अकाउंट बैन हो ही गया। एसिड अटैक का किया था महिमा मंडन। जी हाँ,
टिकटॉक सेंसेशन फैजल सिद्दीकी के अकाउंट को बैन कर दिया गया। उन्हें एक वीडियो में एसिड अटैक का महिमा मंडन करता दिखाया गया था। इसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गया था। उसके अकाउंट को बैन कर दिया गया है। ये बैन वो बहुसमुदाय के दिशा निर्देश के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन पर फैजल के 13 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। उन्होंने एक क्लिप पोस्ट किया था जिसमें उन्हें धोखा देने पर एक लड़की के चेहरे पर एसिड अटैक फेंकते दिखाया गया था। लड़की के चेहरे पर एसिड फेंकने से पहले ये डायलॉग बोलते हुए कि तुमने उसे छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। उस पर इस तरीके की कटाक्ष के बाद एसिड अटैक किया गया, तो जिसके बाद ये अपने आप में दिखाता है कि एसिड अटैक को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया था, जिसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष ने इस पर बैन लगवाया। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल ने लिपू लेख और काला पानी को तो अपना हिस्सा बताया ही था। अब खास करके वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी इसे कहा कि हर कीमत पर इसे हम लेकर रहेंगे। जी हाँ, भारत और नेपाल के संबंधों में उस समय खटास पैदा हो गई जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि लिम्पियाथुरा, लेपुलेख और काला पानी नेपाल का अभिन्न हिस्सा है। वो किसी भी हद में, किसी भी तरीके से इसे हम लेकर ही रहेंगे। इसी के साथ नेपाल के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक में नए नक्शे को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि देश में नए नक्शे में उन इलाकों को दिखा दिया गया है जिसमें हम अपना मानते हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने कहा है कि भारत में आने वाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी इलाके नेपाल का हिस्सा हैं और उन्हें वापस नेपाल में लाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि नेपाल के अधिकारी मैप में इन सभी इलाकों को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि अब इसके बाद मनीषा कोइराला ने भी बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मनीषा ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्याली के ट्वीट पर जवाब दिया। इस जवाब में उन्होंने नेपाल की सरकार का धन्यवाद किया। इसके साथ ही कहा है कि नेपाल, भारत और चीन सभी 3 महान देशों के बीच शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद करती हूँ। इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्याली ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मंत्रिपरिषद ने 7 प्रांतों में इस तरीके से लिपुलेख, काला पानी को अपना हिस्सा बताया था, तो ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी ईद की नमाज के लिए मस्जिद खोलने के मामले में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। जी हाँ, दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद उल फितर पर सामूहिक नमाज व दुआ के लिए प्रदेश की ईदगाहों व मस्जिदों को खोलने और जून महीने में जुमे की नमाज पढ़ने की अनुमति देने का समादेश जारी करने की मांग के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची अपनी मांग को लेकर सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि कोई आदेश नहीं होता तो प्रत्यावेदन लटकाए रखा जाता है तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सरकार को अर्जी दिए बगैर हाईकोर्ट में सीधे याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर की न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने शाहिद अली सिद्दीकी की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे पत्र पर कायम जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। तो यानी हाईकोर्ट ने एक झटका हम कह सकते हैं दिया। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बचाव में फिर उतरे ट्रंप। बोले कोरोना से बचा सकती है ये दवा। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के हो रही आलोचनाओं पर अब उन्होंने जवाब दिया। इस जवाब में उन्होंने कोरोना वायरस के बचाव का एक तरीका बताया है। ट्रंप ने खुलासा किया था कि वो इस जानलेवा संक्रमण से बचने के लिए दवा भी ले रहे हैं। इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा पर डे खाते हैं। इसके एक दिन बाद उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि मुझे लगता है कि अब ये बचाव का एक तरीका है और मैं कुछ समय से इस दवा को लेता हूं और लेता रहूंगा। ये काफ़ी सुरक्षित लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस दवा की खराब छवि इसलिए बनाई गई क्योंकि वो इसका प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर मैं बहुत खराब प्रचारक हूँ। अगर कोई और इसका प्रचार कर रहा होता तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। मुझे लगता है कि अब ये बहुत कारगर दवा है और ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर बड़े बातें कही हैं जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छी है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की इस बीच तेजी के साथ और एक्सपोर्टेशन शुरू हो गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। गहलोत सरकार यूपी भेज रही है बस, लेकिन राजस्थान में पैदल चलने को मजबूर है मजदूर। जी हाँ, राजस्थान की सड़कों पर पैदल चलते मजदूरों ने गहलोत सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। दरअसल गहलोत सरकार ने दावा किया है कि कोई भी मजदूर राजस्थान की जमीन पर पैदल चलता हुआ दिखाई नहीं दे सकता है। इस दावों से उलट लगातार प्रवासी पैदल चलते हुए दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कोई प्रवासी मजदूर गुजरात के सूरत से पैदल चलते हुए राजस्थान के लांग कर उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, तो कोई कासगंज पहुंच रहे हैं। तो इस बीच अब जो राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हमारे पास बसों का पूरा
कार्यक्रम है और हम मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, तो इसमें अब हवाई महज साबित हो रही है और इसकी पोल खुल गई है। कई मजदूर पैदल चल रहे हैं, जबकि राजस्थान से यूपी राजनीति करने के लिए बसें भेजी जा रही हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बस पर संग्राम, बस लेकर नोएडा पहुंचे कांग्रेस नेता, लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कांग्रेस के बीच प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजने के बीच बस की व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कई दौर की भ्रष्टाचार के बाद बुधवार को कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ तकरीबन 100 बसें लेकर नोएडा पहुंच गए। इस पर स्थानीय पुलिस ने कांग्रेस नेता पंकज मलिक समेत 20 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस सभी पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया है कि 2 बसों के पास उचित दस्तावेज न होने पर उन्हें सीज भी कर दिया गया है। तो ये सब कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, मेगा हुंकार रैलियों की जगह करेगी इस तरीके से प्रचार। जी हाँ, सोशल मीडिया पे जहां ज़्यादातर भारतीय अभी भी दालगोना, काफ़ी और लॉकडाउन डायरिया की तस्वीरें साझा करने में व्यस्त हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा वही कर रही है जो हमेशा करती है, यानी अपने चुनाव की तैयारियां। कोरोना वायरस महामारी के फैलने के बीच बिहार विधानसभा चुनाव पहला सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा। हालांकि हमेशा की तरह लाखों लोगों द्वारा भाग लेने वाले मेगा हुंकार रैलियों के स्थान पर इस बार बिहार चुनाव अभियान व्हाट्सएप समूह, FB लाइव्स और डोर टू डोर प्रचार के लिए चलाया जाएगा। बिहार के एक भाजपा सांसद ने पहले से ही पार्टी अभियान की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बिहार चुनाव का आधा हिस्सा अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों पर लड़ा जाएगा। अभी हर ब्लॉक में कम से कम एक भाजपा व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ बूथ स्तर के ग्रुप भी हैं। जब तक अभियान शुरू नहीं हो जाता तब तक हम चाहते हैं कि बिहार के हर बूथों में एक व्हाट्सएप ग्रुप हो, जिसमें बूथ प्रहरी एडमिन होगा और अभियान के संबंध में सभी प्रमुखों ये जानकारी साझा की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। हिंदू की दुकान पर मुस्लिम महिलाओं से भिड़ गए मजहबी कट्टरपंथी। जी हाँ, दरअसल मजहब के नाम पर लोगों को बांटने वाली एक और गंदी करतूत सामने आई है, जिसके चलते एक सवाल उठ रहे हैं। हिंदुओं की दुकान से मुस्लिम का सामान खरीदना क्या गुनाह है? ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटका के दावेदाड़ो में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें 2 मुस्लिम महिलाओं को अपनी मर्जी से शॉपिंग करने पर प्रताड़ित किया गया। दाड़गेड़े से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में कुछ मुस्लिम महिलाएं कट्टरपंथियों की मनमानी की शर्मनाक तस्वीरें दिख रही हैं। दरअसल हिंदू की दुकान से इन दोनों महिलाओं की खरीदारी पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एतराज जताया और पूरी खबर आपको बता दें कि कुछ मुस्लिम महिलाओं ने एक हिंदू दुकानदार के यहाँ से सामान खरीदा, जिसके बाद अब वहाँ के जो कट्टरपंथी मुस्लिम थे, कट्टरपंथी मुस्लिमों ने तत्काल उन महिलाओं को जमकर लताड़ लगाई। ना केवल लताड़ लगाई बल्कि घर जाने के बाद उनकी पिटाई भी की गई। उन्होंने कहा है कि आप हिंदुओं की दुकानों से इस तरीके से सामान क्यों खरीद रही हैं, हिंदुओं को मजबूत ना करें। तो ये सब बातें निकल के आ रही हैं। तो ये वीडियोज़ अब वायरल हो रहे हैं जहाँ पे सड़कों पर ही महिला की पिटाई की जा रही है, जिसके बाद अब जमकर किरकिरी ऐसी कट्टरपंथी मुस्लिमों की हो रही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। बस विवाद में कूदी कांग्रेस विधायक अदिति ने अपनी ही पार्टी पर खड़े किए सवाल, कहा यह कैसा क्रूर मजाक है। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलवाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी जंग में कांग्रेस की झटका लग गया है। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने पूरे मामले पर अपनी पार्टी के रुख की कड़ी आलोचना की है। इसके साथ ही सीएम योगी की तारीफ भी की है। विधायक अदिति सिंह ने बुधवार को ट्वीट करके लिखा है कि वो आपदा के वक्त ऐसे निम्न सियासत की क्या ज़रूरत है, जब 1000 बसों की सूची भेजी गई थी, उनमें भी आधी से ज़्यादा बसों की फर्जीवाड़ा, 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियाँ क्या ज़रूरत थी। अगर आपके पास बसें नहीं हैं तो राजस्थान सरकार अपने मजदूरों को देखे, यहाँ पर बसें भेजने की क्या ज़रूरत है। तो ये कांग्रेस पार्टी की विधायक ने जमकर प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर भड़ास निकाली है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आए, एक नज़र उस पर भी डाल देते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में अब तक का आंकड़ा 48 लाख को पार कर गया। जी हाँ, अब तक 48,97,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं संक्रमितों की, जबकि मृतकों की संख्या पूरी दुनिया भर में 3,23,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो संक्रमित मामले 15 लाख को पार करके 15,58,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 92,000 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 2,99,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि ब्राज़ील में 2,71,000 केसेज हो चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम में 2,48,000 केसेस, तो स्पेन में भी 2,32,000 केसेज हो चुके हैं। इटली में 2,26,000 केसेस, तो
जर्मनी में 1,77,000 केसेज हुए हैं, तुर्की में 1,51,000 केसेज हैं, तो फ्रांस में 1,43,000 केसेज हो चुके हैं। तो ये पूरे दुनिया भर का आंकड़ा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।